आज का टॉपिक है काइफोसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने स्कोलियोसिस डिटेल में देखा था। अब काइफोसिस देखेंगे। इसमें कंटेंट्स देख लो। डेफिनेशन, कॉजेज, टाइप्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। तो काइफोसिस में ये सब देखने वाले हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काइफोसिस इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो इसमें क्या होता है काइफोसिस में, फॉरवर्ड कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब फॉरवर्ड कर्वेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि पीछे से पूरा कॉन्वेक्स वाला सरफेस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा काइफोसिस में। समटाइम्स कॉल्स इट हंचबैक और राउंड बैक। कभी कभी इसे हंचबैक और राउंड बैक की तरह भी जाना जाता है, क्योंकि पीछे से देखोगे तो ये हंच शेप एंड राउंड शेप का बैक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से काइफोसिस को डिफाइन किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें इतना याद रखना है कि फॉरवर्ड कर्वेचर जो है स्पाइन का वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, फॉरवर्ड कर्वेचर। और हमने स्कोलियोसिस में देखा उसमें साइडवे कर्वेचर होता था। देखो, नॉर्मल स्पाइन इस तरह से रहती है। ये सर्वाइकल है, ये थोरासिक है, ये लंबार है और ये सैक्रम है और ये टेल बोन है। और काइफोसिस में देखो क्या हो जाएगा, हेड फॉरवर्ड हेड देखने को मिलेगा। ओके, और ये पूरा देखो, पूरा कर्व कैसा हो गया है, फॉरवर्डली इंक्रीज हो गया है। तो इस थोरासिक जो कर्व, थोरासिक स्पाइन वाला जो पार्ट है पूरा वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है फॉरवर्डली। तो इसे क्या कहेंगे, काइफोसिस। और ये देखो पीछे पूरा कैसा है, राउंड जैसा बैक है। ठीक है, तो इसे राउंड बैक या हंच बैक भी कहते हैं। इस तरह से काइफोसिस में देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ काइफोसिस। तो फर्स्ट है पोस्चरल काइफोसिस होता है। This is the most common type, typically developing in adolescents due to prolonged slouching or poor posture. It's often reversible with posture correction and standing exercises. तो इसमें क्या हुआ है, पुअर पोस्चर की वजह से कितने को कैसी हैबिट होती है, ऐसे झुक के, मतलब झुक के पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग की तरह बेंड होके बैठते हैं। ठीक है, कितने ही पीपल मतलब इस तरह फॉरवर्ड बेंड होके बैठेंगे। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से फॉरवर्ड बैंड है, इस तरह से बैठ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये जो है यहाँ का कर्व वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पुअर पोस्चर की वजह से भी जिसकी हैबिट होती है मतलब पूरा बैंड होके बैठने की, ओके, प्रोलॉन्ग मतलब इस तरह से बैठे रहते हैं, तो उनमें ये इस तरह का काइफोसिस देखने को मिलता है, जिसे पोस्चरल काइफोसिस कहते हैं। अगर इसे प्रॉपर पोस्चर करेक्शन किया जाएगा और स्टैंडिंग एक्सरसाइज की जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेट बैठने की हैबिट डालेंगे, ओके, पोस्चर करेक्शन करेंगे तो ये चला जाता है। ओके, ये रिवर्सिबल, पोस्चरल काइफोसिस कैसा है, रिवर्सिबल है, पोस्चर करेक्शन करेंगे तो चला जाएगा। दूसरा है स्विट्जरमैन्स काइफोसिस। स्विट्जरमैन्स काइफोसिस जो होता है, दिस इज स्ट्रक्चर टाइप अकर्स व्हेन वर्टिब्रा इन द अपर बैक ग्रो इन अ वेज शेप। कैसे होगी, वेज शेप में ग्रो होगी अपर वर्टिब्रा, कॉजिंग अ राउंडेड बैक, जिसकी वजह से राउंडेड बैक देखने को मिलेगा। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स एंड कैन बी पेनफुल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एक्टिविटी और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो जिसकी हैबिट होती है प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, उन सब में ये इस तरह का देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा, पेनफुल रहेगा। ओके, ये कॉमनली मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल में ज़्यादा है और पेनफुल रहता है। देखो ये किस तरह से है, यहाँ पर पूरा दिख रहा है आपको, इस तरह से पूरा स्विट्जरमैन काइफोसिस होता है। ये नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल स्पाइन इस तरह से होती है। ठीक है, और इसमें देखो पूरा इस तरह से राउंड हो गया है, क्योंकि ये वेज शेप का हो जाता है और उसकी वजह से कैसा इस तरह से पूरा राउंड हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेस देखने को मिलता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा राउंड जैसा शेप लग रहा है। कंजेनिटल काइफोसिस।
थर्ड है कंजेनिटल काइफोसिस, जो बाय बर्थ ही देखने को मिलता है। दिस टाइप इज प्रेजेंट एट बर्थ ड्यू टू इनकम्प्लीट स्पाइनल डेवलपमेंट इन द वूम। इट कैन वर्जन विथ ग्रोथ एंड मे रिक्वायर सर्जिकल करेक्शन। तो इसमें क्या होगा, जब वूम में बेबी डेवलप होता है उसी टाइम पे स्पाइनल मतलब इनकम्प्लीट डेवलप होता है, वर्टिब्रा जो होती है इनकम्प्लीटली डेवलप होती है, उसकी वजह से ये कंजेनिटल काइफोसिस देखने को मिलता है। और जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ये ज़्यादा ही मतलब इसकी कंडीशन ख़राब होती जाती है और बाद में सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फोर्थ है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक काइफोसिस। इसमें क्या होगा, दिस टाइप कैन रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन लाइक ओस्टियोपोरोसिस और अदर मेटाबॉलिक इश्यूज दैट वीकन बोन्स। तो कई बार न्यूट्रिशनल की कमी होती है, जैसे कि न्यूट्रिशनल यानी विटामिन डी है जो बोन की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। रिकेट्स में हमने देखा है जिसमें मिनरल्स की कमी होती है तो उसमें भी काइफोसिस पोस्चर देखने को मिलता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, पूरा बोन ही वीक हो जाता है। ओके, तो इन सब में क्या होगा, बोन वीक हो जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा इजीली। तो इन सब की वजह से ये काइफोसिस देखने को मिलता है, तो इसे न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक काइफोसिस कहा जाता है। मेनली ये वीक बोन की वजह से देखने को मिलता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक काइफोसिस। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ओके, इंजरी हुई है स्पाइन को। देखो, दिस टाइप कैन अकर आफ्टर एन इंजरी टू द स्पाइन सच एज कंप्रेशन फ्रैक्चर। ओके, कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है वर्टिब्रा में, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक में जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से वर्टिब्रा की शेप चेंजेस हो जाता है और उस तरह से उसमें फिर काइफोसिस देखने को मिलता है। 6 है हाइपर काइफोसिस में क्या होगा, कर्व जो होता है ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। दिस रिफर्स टू काइफोसिस विद अ कर्व एक्सीडिंग 50 डिग्रीज जितना ये इंक्रीज हो जाता है। फॉर मोर कॉमन विथ एज ड्यू टू स्पाइनल डिस्क डिजनरेशन एंड बोन वीकनिंग। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोन क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। ओके, डिजनरेशन एज के साथ क्या होता है, स्पाइनल डिस्क का डिजनरेशन भी देखने को मिलता है, बोन वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये 50 डिग्री जितना कर्व जो होता है वो पूरा इंक्रीज हो जाता है, जिसे हाइपर काइफोसिस कहते हैं। दूसरा है राउंड वर्सेस एंगुलर काइफोसिस। तो इसमें पूरा ये दिया गया है, देखो पहले कर्व शेप, तो राउंड में कैसा होगा, स्मूथ एंड लार्ज रेडियस कर्व देखने को मिलेगा, जबकि एंगुलर जो होता है उसमें कैसा होता है, शार्प एंगुलर कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा, शार्प यानी पूरा एंगल इस तरह से रहेगा, ठीक है, और उसमें पूरा राउंड ऐसा स्मूथ रहेगा। तो इस तरह का काइफोसिस ये एंगुलर है और ये वाला राउंड है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा अफेक्ट मैनी वर्टिब्रा, राउंड में ज़्यादा वर्टिब्रा अफेक्ट होती है और एंगुलर में फ्यूअर वर्टिब्रा अफेक्ट होती है। कॉजेज देख लेते हैं, पोस्चरल डेवलपमेंटल और सुचरमैन्स डिजीज़। तो ये दोनों हमने ऊपर देखा, उसमें राउंड काइफोसिस था। और कंजेनिटल जो होता है, ओके, कंजेनिटल हो गया या इन्फेक्शियस ट्रॉमा, तो ये सब में क्या होगा, पूरा सीपी वर्टिब्रा का चेंज हो जाता है, तो ये एंगुलर टाइप का होगा। सिवियरिटी, ये राउंड वाला जो है वो लेस सिवियर है और ये एंगुलर जो होता है वो मोर सिवियर होता है। प्रोग्रेशन देखते हैं, मे बी इन फ्लेक्सिबल इन चाइल्डहुड एंड कैन बिकम रिजिड, यानी चाइल्डहुड में बच्चे जब होते हैं तब मतलब उसमें डेवलप वाला एजिंग होता है, उनका डेवलप होता है, धीरे धीरे बोन ग्रोथ होता है, तो तब छोटे पे फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर वो रिजिड बनता जाता है। में प्रोग्रेस ड्यूरिंग ग्रोथ, और ये एंगुलर जो होता है वो कब प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ के टाइम पे प्रोग्रेस होता है।
अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हमने पीछे भी देखे। पोस्चर एंड सुचरमेंस डिजीज लाइक लेस सीवियर, ठीक है। पोस्चर एंड सुचरमेंस जो डिजीज होते हैं उसमें इस तरह का राउंड काइफोसिस देखने को मिलता है। और ये हमने ऊपर देखा कंजेनिटल इंफेक्शियस एंड ट्रॉमा वाले में ये एंगुलर टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये राउंड एंड एंगुलर में कैसा होता है वो आपको याद रखना है। अब कॉजेस देखते हैं। पुअर पोस्चर, हमने आगे ही देखा पुअर पोस्चर कितनी कोई हैबिट होती है बैंड होके बैठने की, पूरा शोल्डर अपना बैंड करके झुक के बैठते हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा चेंजेस हो जाता है पुअर पोस्चर की वजह से। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स विद द स्पाइन, कई बार स्पाइन में जो हमने देखा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यानी वेज शेप की स्पाइन डेवलप होती है, ठीक है। पूरा हेमीवर्टिब्रा हो जाती है, पूरा स्पाइन नहीं डेवलप होता, इनकम्प्लीट स्पाइन डेवलपमेंट के कारण भी ये होता है। बोन ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़, तो कितने ही बेबी में प्रॉपर न्यूट्रिशन वो सब नहीं मिलने से पूरा बोन ग्रोथ जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है, उसकी वजह से भी काइफोसिस देखने को मिलेगा। स्पाइनल इंजरी जैसे कि ट्रॉमा हो गया, मतलब कुछ स्पाइन पे ही डायरेक्ट कंप्रेसर फ्रैक्चर हो गया, ओके, तो उस सब में स्पाइनल इंजरी होगी और उस वजह से काइफोसिस फिर देखने को मिलेगा। और फिर है एजिंग। एज मतलब कितने ही मतलब देखने को मिलेगा कि एज जो होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे पूरा उनके क्या होते हैं बोन वीक होने लगते हैं, मसल वीक होने लगता है, उसकी वजह से इस तरह का काइफोसिस देखने को मिलता है। सिम्टम्स देखते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ काइफोसिस इंक्लूड राउंडेड शोल्डर देखने को मिलेगा, अ कव और हम्प इन योर अपर बैक, कव और हम्प देखने को मिलेगा अपर बैक में। हमने ऊपर ही देखा पूरा इस तरह से हम्प देखने को मिलता है और पूरा शोल्डर कैसे हो जाता है, राउंडेड शोल्डर हो जाएंगे। हैमस्ट्रिंग जो होगा वो टाइट हो जाएगा, मसल इन द बैक ऑफ योर थाइस। हैमस्ट्रिंग जो मसल है बैक थाई के मसल्स होते हैं जिसमें 4 उसके टेंडन्स होते हैं, तो ये जो हैमस्ट्रिंग है वो मसल पूरा टाइट हो जाता है। ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में ऐसा होता है। सीवियर काइफोसिस में कॉज द फॉलोइंग सिम्टम्स: पेन और स्टिफनेस इन योर बैक एंड शोल्डर ब्लेड्स, नमनेस, वीकनेस और टिंगलिंग इन लेग्स। कई बार ये क्या होता है कंप्रेस करता है सियाटिक नर्व को, तो ये नमनेस, वीकनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिलता है, रेडिएट होता है वो। एक्सट्रीम फटीग, कई बार इस तरह पुअर पोस्चर रहने की वजह से पेशेंट ज़्यादा फटीग हो जाता है क्योंकि वो ब्रीथ भी प्रॉपर नहीं कर पाता है, उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बैलेंस इश्यू होगा क्योंकि हमने देखा मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, फॉरवर्ड हेड हो जाता है, पूरा ही पोस्चर चेंज हो जाता है। ब्लैडर इनकंटिनेंस और बॉयल इनकंटिनेंस, ये इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो होता है उसमें मसल वीक हो जाते हैं और कई बार ये नर्व जो होती है उसको कंप्रेस करता है, जो ब्लैडर एंड बॉयल को सप्लाई करते होते हैं, उसकी वजह से ये इनकंटिनेंस देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, काइफोसिस जो पोस्चर है उसकी वजह से क्या होगा पूरा बैंड हो जाते हैं, ठीक है। काइफोसिस वाला पोस्चर जो पेशेंट देखा होगा आपने पूरे बैंड हो जाते हैं आगे की ओर से, तो उनको क्या होगा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा क्योंकि रिब्स क्या करेगा, रिब्स जो है कंप्रेस करेगा, ओके, लंग्स को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। जब आप ये जो मेजर टैप से एक्जिला लेवल, निपल लेवल पे जो ब्रीथिंग रेट जो चेक करते हैं उसमें पता चलेगा कि बहुत ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। और कई बार ये काइफोसिस वाला जो पोस्चर है वो काइफोसिस वाला पोस्चर पार्किंसन वाले पेशेंट में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट है जिसमें मसल इश्यू, मतलब ऊपर हमने कॉजेस देखे वो सब इश्यू होंगे तो काइफोसिस पोस्चर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। बैक पेन देखने को रहेगा, बैक पेन हो जाता है इसके कॉम्प्लिकेशंस में, डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग करने में, लंग कंप्रेशन देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, न्यूरोलॉजिकल इश्यू होगा, पिंच करेगा नर्व को,
तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस थे। अब डायग्नोसिस देखते हैं। एक्सरे करवाओगे तो उसमें आपको जो एंगल हम देखते हैं उससे आपको पता चलेगा। नेचुरल कर्व इज़ बिटवीन 20 to 45 डिग्री जितना होता है कर्व, पर काइफोसिस कब कहा जाएगा, ग्रेटर देन 50 डिग्री होगा तो उसे काइफोसिस कहते हैं। अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू मेजर हाउ वेल योर लंग्स आर वर्किंग, तो ये रेस्पिरेटरी मतलब फंक्शन को भी रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। एन MRI टू डिटरमाइन इफ़ योर स्पाइन कर्व कॉज प्रेशर ऑन दी नर्व्स, ओके, स्पाइनल नर्व्स पे, तो वो MRI में आपको दिखेगा। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम देख लो, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, ठीक है, जो मसल वीक हो गए हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। एक्सरसाइज लाइक बैक एक्सटेंशन, कोर स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, एंड एब्डोमिनल एक्सरसाइज हेल्प इम्प्रूव स्पाइनल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस दी कर्वेचर। तो कई बार इसमें जो बैक एक्सटेंसर मसल है वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से ही वो फॉरवर्ड जो है बेंडिंग पोस्चर देखने को मिलता है। कोर मसल भी इसके साथ वीक हो जाएंगे तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। एब्डोमिनल मसल है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करना है, जिससे क्या होगा, स्पाइनल जो मोबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ होगी। ओके, स्ट्रेट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर जो है वो भी करेक्शन करना है, जिससे क्या होगा, पूरा ही मतलब जो कर्व है फॉरवर्ड इंक्रीज हुआ है वो अपने धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो, सच एज दोज टारगेटिंग हैमस्ट्रिंग एंड चेस्ट कैन इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड रिड्यूस स्टिफनेस। हमने देखा आगे हैमस्ट्रिंग मसल है वो टाइट हो जाते हैं तो उसको भी स्ट्रेच करना है, और चेस्ट मसल जो पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हैं, ओके, तो उसमें आप उसको स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जिससे वो क्या होगा, स्टिफनेस रिड्यूस होगी और रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा। पोस्चरल करेक्शन, पेशेंट को गाइड करना है कि वो पोस्चर अपने खास पोस्चर है उस पर फोकस करें। ट्रेनिंग एंड प्रॉपर पोस्चर इंक्लूडिंग एक्सरसाइज टू एंगेज द बैक मसल्स हेल्प टू करेक्ट पुअर पोस्चर एंड मेंटेन अ मोर अपराइट अलाइनमेंट। तो उनको बार बार उनको रिमेमोराइज कराना है कि वो खुद को बार बार स्ट्रेट, मतलब एकदम स्ट्रेट होके बैठे, ओके, वो अपने पोस्चर पे फोकस करें, उनको ये सब सिखाना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है। डायफ्रागमेटिक एंड लेटरल कोस्टल ब्रीदिंग कैन हेल्प रिड्यूस स्टिफनेस इन द रिब्स एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ये टाइप है डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, जो सेमी फॉलोअर पोजीशन में अपना वन हैंड एब्डोमिनल मसल होते हैं वहाँ पे रख के उसको ब्रीथ करके, ओके, नोज से ब्रीथ करते हैं और माउथ से उसको कैंडल ब्लो लाइक फ्लो से उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से नोज से ब्रीथ करना है और ब्रीथ आउट माउथ से करना है। लेटरल कोस्टल ब्रीदिंग में ये भी यहाँ पे लेटरल जो रिब्स होती है वहाँ पे हैंड रख के फिर आपको ब्रीथ करना होता है, और जब ब्रीथ आउट करते हो तब वहाँ पे प्रेस करना होता है। तो इस तरह ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। मैनुअल थेरापी, जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हो हम, जिसमें जेंटल मैनिपुलेशन ऑफ द जॉइंट इन द स्पाइन, नेक एंड शोल्डर्स कैन रिलीफ स्टिफनेस एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर सकते हो, मसाजिंग कैन हेल्प इम्प्रूव द बैक, नेक एंड शोल्डर्स कैन रिड्यूस द पेन एंड मसल टेंशन। पोस्चर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो इसमें मिरर थेरापी जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, जिससे मिरर थेरापी में क्या होता है, मिरर सामने रख के पेशेंट को यूजिंग मिरर्स टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ पोस्चर एंड करेक्ट इट अकॉर्डिंगली। तो उसमें अपना वो जो पोस्चर होता है वो करेक्ट करते हैं सामने देख के, उनको ज़्यादा आइडिया आता है कि किस तरह से उनको पोस्चर मेंटेन करना है। अर्गोनॉमिक असेसमेंट, इवेल्यूएटिंग वर्क स्टेशन एंड डेली एक्टिविटीज़ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट पोस्चर। तो अपने जो जॉब करते हैं उसमें और डेली जो एक्टिविटी है उसमें भी पोस्चर किस तरह मेंटेन रखना है वो उनको सिखाना होता है। पोस्चरल ब्रेसिंग, तो ब्रेस ऑर्थोसिस यूज़ करते हैं, जिससे काइफोसिस जो हो वो क्या होगा, नॉर्मल, मतलब फॉरवर्ड बेंड है तो वो स्ट्रेट लाइन
अपराइट पोजीशन में रहें। सच मीन्स काइफोसिस इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ स्पर्स। तो ये क्या होता है सुचेमेन काइफोसिस में, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है बोन, ओके, ग्रोथ बोन का रैपिडली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये काइफोसिस देखने को मिलता है। तो इसमें ब्रेस्ट जो होता है वो हेल्प करता है पोस्चर इम्प्रूव करने में। अदर इंटरवेंशंस, पेन मैनेजमेंट मोडालिटी लाइक हीट रब्स एंड हाइड्रोथेरेपी कैन मैनेज पेन एंड मसल स्पाजम। तो हाइड्रोथेरेपी हीट देना है, ठीक है, हॉट पैक है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा मसल में स्पाजम है और पेन है वो क्या होगा रिलीफ होगा। हाइड्रोथेरेपी जो वाटर में थेरेपी दी जाती है उसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, वो भी हेल्प करता है पेन मैनेजमेंट करने में। दूसरा है टैपिंग टेक्निक कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड करेक्ट अलाइनमेंट। तो टैपिंग टेक्निक भी होती है जिसमें वो टैप जो होता है वो लगाया जाता है। एक्यूपंक्चर कैन बी यूज टू मैनेज पेन एंड इम्प्रूव मसल फंक्शन। तो एक्यूपंक्चर जो होता है जिसमें निडल्स जो होती है उसको जो पेनफुल एरिया है वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। तो एक्यूपंक्चर टेक्निक भी होती है जिससे पेन मैनेज कर सकते हो और मसल फंक्शन इम्प्रूव कर सकते हो। अब स्पेसिफिक एक्सरसाइज देख लो। रेजिस्टेंस बैंड स्ट्रेच है, तो रेजिस्टेंस बैंड जो होता है उससे आप, थेरा बैंड है तो उस सब से आप स्ट्रेचिंग और ये सब एक्सरसाइज करोगे, पुशअप्स करोगे, एंड आर्म एक्सरसाइज, हैंड की जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे। तो ये थी काइफोसिस में इतनी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे काइफोसिस का जो पोस्चर करेक्शन करना है, स्ट्रेंथन करना है बैक के मसल्स को, साथ में शोल्डर जो राउंड शोल्डर हो जाता है इसलिए आर्म की भी एक्सरसाइज सारी करनी है। लेग भी जो मसल हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाता है तो उसको भी आपको स्ट्रेचिंग देना है, उसकी भी एक्सरसाइज करनी है। तो ये था काइफोसिस। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।